दोस्तों एक बात ऑनेस्टली बताइए, महीने के आखिर में आपके अकाउंट में कुछ बचता है या नहीं? ज्यादातर सैलरीड लोगों का जवाब होगा नहीं या बहुत कम। और अगर सैलरी 30,000 के आसपास है तो यह फीलिंग और भी फेमिलियर लगती है। रेंट, खाना, ट्रांसपोर्ट, मोबाइल, इंटरनेट, कभी कभी ईएमआई और महीना खत्म। यह साइकिल बार बार रिपीट होती है। आज मैं इस साइकिल को तोड़ने का एक रियल प्लान शेयर करने वाला हूँ। कोई थ्योरी नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला नहीं, बस एक प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन जो एक्चुअली काम करता है। मैंने देखा है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्लानिंग नहीं है, बल्कि एक क्लियर स्टार्टिंग पॉइंट का ना होना है। आज वो स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सिंपल रूल से, जिसे कहते हैं 50-30 रूल। यह रूल इंटरनेशनली प्रूवन है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी है। एवरेज इनकम वालों के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। एवरेज इनकम वालों के लिए इसमें आपकी सैलरी को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा है 50%। यह आपकी जरूरी एक्सपेंस के लिए है, जैसे कि रेंट, खाना, ट्रांसपोर्ट, यूटिलिटी बिल और ईएमआई अगर है तो। दूसरा हिस्सा 30%, यह आपकी पर्सनल वांट्स के लिए है, जैसे बाहर खाना खाना, इंटरटेनमेंट, शॉपिंग और दोस्तों के साथ घूमना फिरना। और तीसरा हिस्सा जो है 20%, यह सीधे सेविंग और इन्वेस्टमेंट में जाता है। अब 30,000 सैलरी पर इसे अप्लाई करें तो 50% यानी कि 15,000 जरूरी खर्चों के लिए, 30% यानी कि 9,000 पर्सनल वांट्स के लिए और 20% यानी कि 6,000 सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए। यह आइडियल ब्रेकडाउन है। अब मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे 15,000 में रेंट, खाना और ट्रांसपोर्ट, यह पॉसिबल है क्या? तो चलो रियलिस्टिक ब्रेकडाउन करते हैं। 30,000 सैलरी की रियलिस्टिक रियलिटी यह है। अगर आप किसी शहर में रह रहे हो और रेंट दे रहे हो तो रेंट अकेले 6,000 से 10,000 के बीच होगा। खाने पर महीने में 3,000 से 5,000 जाते हैं। अगर घर पे खाते हो तो ट्रांसपोर्ट पर 1,000 से 2,000, मोबाइल और इंटरनेट मिलाकर 500 से 800 रुपए। इन सबको अगर जोड़ दो तो मिनिमम 10,500 और मैक्सिमम 17,800, यानी 35 से लेकर के 59% सैलरी तो सिर्फ बेसिक में ही चली जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि 50-30-20 रूल फेल है। इसका मतलब है कि आपको अपने स्पेसिफिक सिचुएशन के हिसाब से नंबर्स को एडजस्ट करने होंगे। अगर आपके बेसिक 50% से ज्यादा जा रहे हैं तो सबसे पहले देखो कि क्या कोई एक बड़ा खर्च है जो कम हो सकता है। मोस्ट कॉमन आंसर होता है या तो रेंट या फिर बाहर का खाना खाना। अब बात करते हैं उन खर्चों की जो हम नोटिस ही नहीं करते, लेकिन महीने के अंत में यही सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। इन्हें हम कहते हैं लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे कि सैलरी बढ़ती है, खर्चे भी उसी रफ्तार से बढ़ जाते हैं। जब सैलरी 20,000 थी तब स्विगी नहीं था। अब सैलरी 30,000 है तो हर दूसरे दिन ऑर्डर आता है। जब सैलरी 20,000 थी तब ओटीटी नहीं था और अब 3-3 सब्सक्रिप्शन है। यह सब इंडिविजुअली छोटे लगते हैं। स्विगी का एक ऑर्डर कम से कम 200 रुपए का होता है, ओटीटी सब्सक्रिप्शन कम से कम 200, वीकेंड पर आउटिंग करते हो तो 500। लेकिन इन सबको महीने भर जोड़ो, 3,000 से 5,000 आराम से निकल जाते हैं। सॉल्यूशन इसका ये नहीं है कि सब बंद कर दो। सॉल्यूशन ये है कि बजट सेट करो। खाने के लिए हर महीने 1,000 से 1,500 का लिमिट रखो। बाहर के खाने के लिए उससे ज्यादा नहीं। इंटरटेनमेंट के लिए 500 फिक्स करो। जब लिमिट आ जाए तो स्टॉप कर दो। यह डिसिप्लिन शुरू में मुश्किल लगती है, लेकिन 2 से 3 महीने में हैबिट बन जाती है। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे पहले करनी चाहिए सेविंग शुरू होने के बाद, और वो है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड वो अमाउंट है जो किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में काम आती है। जॉब चली जाए, बीमारी आ जाए, कोई बड़ा खर्चा अचानक से आ जाए। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इमरजेंसी फंड कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर होना चाहिए। अगर आपकी मंथली एक्सपेंस 20,000 है तो इमरजेंसी फंड कम से कम 60,000 से लेकर के 1,20,000 के बीच होनी चाहिए। यह बड़ी अमाउंट लग सकती है, लेकिन इसे एक बार में नहीं बनाना है। हर महीने 2,000 से 3,000 एक अलग सेविंग अकाउंट में डालते रहो। 2 साल में 48,000 से 72,000 इकट्ठा हो जाएगा। यह अमाउंट किसी भी इमरजेंसी में आपको पैनिक से बचाएगी। और एक इम्पोर्टेंट बात, इमरजेंसी फंड एफडी में मत रखो। एक सेपरेट सेविंग अकाउंट में रखो, जहां से जरूरत पड़ने पर तुरंत निकाल सको, मतलब की लिक्विडिटी बनी रहे। इमरजेंसी फंड की बात हो गई। अब आते हैं उस पॉइंट पर जो ज्यादातर लोग सबसे बाद में सोचते हैं, लेकिन जो सबसे पहले शुरू करना चाहिए, और वो है एसआईपी। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होती है। अब 30,000 सैलरी वाले के लिए एसआईपी कितने से शुरू करें? तो मेरी एडवाइस है 500 से शुरू करो। हाँ, सिर्फ 500। बहुत लोग सोचते हैं एसआईपी बड़ी अमाउंट से होती है, लेकिन यह गलतफहमी है। 500 पर मंथ से शुरू करो, हैबिट बनाओ, फिर 6 महीने में 500 बढ़ाते जाओ। अगर आपने आज 500 पर मंथ से एसआईपी शुरू की और अगले 6 महीने में 500 बढ़ाते रहे तो 5 साल बाद आप 5500 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे होंगे।
और अगर एवरेज 12% एनुअल रिटर्न माने जो लॉन्ग टर्म इक्विटी म्यूचुअल फंड हिस्टोरिकली देते रहे हैं, तो 5 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट करीब 1,98,000 का होगा और उसकी वैल्यू होगी 2,60,000 के आसपास, यानी करीब 62,000 का फायदा सिर्फ 500 से शुरुआत करके। तो दोस्तों आज हमने एक कंप्लीट प्लान कवर किया। हमने समझा कि 50-30-20 रूल कैसे काम करता है और 30,000 सैलरी पर इसे कैसे अप्लाई करें। हमने देखा कि लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन कैसे साइलेंटली सेविंग खाती है और उसे कैसे कंट्रोल करे। हमने जाना कि इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है और उसे कैसे स्टेप बाय स्टेप बनाए, और हमने समझा कि एसआईपी सिर्फ 500 से शुरू हो सकती है और लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा फर्क पड़ता है। यह सब थ्योरी नहीं है, यही वो स्टेप्स है जो मैंने खुद फॉलो किए हैं और जो काम करते हैं। अगर आज से एक ही चीज शुरू करो तो वो यह करो, सैलरी आते ही सबसे पहले 2,000 एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, बाकी सब उसके बाद मैनेज होगा। इस एक हैबिट से शुरुआत करो। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। कमेंट में बताओ आप अभी अपनी सैलरी का कितना % सेव कर पा रहे हो। मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं अगले संडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बचाते रहो।